फ्रेंड्स, आज हम यूपी पॉलिटेक्निक में 2017 के केमिस्ट्री पेपर को सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी के आधार पर कुछ होते हैं, तो इन हर क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह समझ के करें। देखिए पहला क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि परमाणु क्रमांक 17 का आवर्त सारणी में स्थान क्या होगा। किसी भी तत्व का आवर्त सारणी में स्थान रखने के लिए, अर्थात तत्व किस आवर्त में होगा और किस वर्ग में होगा, सबसे पहले उस तत्व के परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें। परमाणु क्रमांक है 17, तो 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया 2, 8, 7। इसमें परमाणु क्रमांक 17 में कितने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, तो इसमें कितने कोष आए, 3 कोष। और किसी तत्व की कोषों की संख्या उस तत्व की आवर्त सारणी में आवर्त संख्या कहलाती है। तो आवर्त संख्या क्या होगी, आवर्त संख्या होगी कोषों की संख्या, उस तत्व के कोषों की संख्या। अब चूंकि इसमें 3 कोष हैं तो ये तत्व 3rd आवर्त में होगा। और इस तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी वर्ग संख्या कहलाती है। तो वर्ग संख्या हो गई, वर्ग संख्या, इसके अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यह तत्व 7th वर्ग में होगा। तो किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, जितने कोष वही आवर्त, अंतिम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी वर्ग संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में क्षारीय धातु है। देखिए क्षार धातु होते हैं, फर्स्ट ए के तत्वों को हम क्षार धातु कहते हैं, क्षारीय धातु। और फर्स्ट ए में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियन तत्व होते हैं। इन तत्वों को क्षारीय धातु तत्व कहा जाता है। ऑप्शन में दे रखा है सोडियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम और जिंक। इन चारों में से कौन से क्षारीय धातु हैं, तो इसमें से क्षारीय धातु होगी सोडियम, क्योंकि सोडियम फर्स्ट ए वर्ग में आता है। थर्ड क्वेश्चन है कि एक एल्कीन का सूत्र। देखिए एल्कीन के लिए हमें मालूम है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये 3 हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसमें एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। अर्थात एल्केन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कार्बन के परमाणुओं की संख्या के दूने से 2 ज़्यादा होगी। एल्कीन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कार्बन के परमाणुओं की संख्या की जस्ट दूनी होगी। और एल्काइन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कार्बन परमाणुओं की संख्या के दूने से 2 कम होगी। तो इस तरह से एल्कीन में आपको मालूम है सिंगल बॉन्ड आता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड आता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आता है। यहाँ पर हम हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या देखकर भी बता सकते हैं कि कौन सा दिया गया, कौन सा सूत्र एल्कीन में है, कौन सा एल्कीन में और कौन सा एल्काइन में। क्योंकि बस ये देखना है आपको कि हाइड्रोजन की संख्या दूने से 2 ज़्यादा है, 2 केवल दूनी है या फिर दूने से 2 कम है। तो जो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन में दे रखा है C4H10, B C4H6, C C4H8 और D C4H12। देखिए इसमें C4H10 में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कार्बन के दूने से 2 ज़्यादा है, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, तो इसलिए ये आएगा एल्केन में। C4H6 में इसमें कार्बन हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दूने से 2 कम है, तो ये होगा एल्काइन में। C4H8 में
हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन परमाणु की संख्या की जस्ट दूनी है, जहाँ जस्ट दूनी होगी वो होगा एल्कीन। और C4H12 को दिया देखें, इसमें हाइड्रोजन की संख्या 3 गुनी है, ठीक, दूने से ना तो 2 ज़्यादा है, ना तो केवल दूनी हो, ना दूने से 2 कम है, तो ये ना तो एल्कीन है, ना एल्कीन है, और ना ही एल्काइन है। तो इसीलिए हमसे पूछा है दिए गए 4 ऑप्शनों में कौन सा एल्कीन है। एल्कीन का सूत्र क्या है? तो एल्कीन का सूत्र है C4H8। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड का अणुसूत्र होता है HCHO। फॉर्मेल्डिहाइड IUPAC नाम देखने के लिए सबसे पहले आप ये देखेंगे इसमें कितने कार्बन हैं। कितने कार्बन है इसमें? एक कार्बन को मैथ प्लस एन, क्योंकि बॉन्ड देखा जाता है कार्बन कार्बन के बीच में, चूंकि इसमें तो एक ही कार्बन है तो एन लिया जाएगा। और यहाँ पर क्रियात्मक समूह है CHO क्रियात्मक समूह है। और एल्डिहाइड के लिए CHO एल्डिहाइड समूह है, एल्डिहाइड के लिए हम सफिक्स लगाते हैं अल। तो इन सबको संधि कर लें तो हो जाएगा मैथेनल। तो इसका फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम होगा मैथेनल। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन इनका है, एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह क्या है? एसिटिक अम्ल में, देखिए अम्ल में क्रियात्मक समूह, अम्ल की संरचना होता है COOH। अम्ल का ये क्रियात्मक समूह का सूत्र है। इसका यदि हम संरचना बनाएं तो संरचना बनेगी COOH। ये अम्ल का क्रियात्मक समूह की संरचना है। इन्होंने पहला ऑप्शन दे रखा है कि CO केवल इन्होंने इधर इतना समूह दे रखा है, इधर भी खाली है, इधर भी खाली है। और CO जो ग्रुप होता है ये होता है कीटोन ग्रुप। CO कीटोन ग्रुप है। B होता है OH समूह होता है एल्कोहल का, एल्कोहल है ये। तीसरा ऑप्शन कह रहे हैं COOH। अब देखिए COOH ये अम्ल का क्रियात्मक समूह है, ये किसका है? अम्ल। और चौथा CHO और CHO ये होता है, ये अलग है। CHO ये होता है एल्डिहाइड का, CHO एल्डिहाइड। इन क्रियात्मक समूह की संरचना है ये। तो ये पूछ रहे हैं एसिटिक एसिड में, एसिड मतलब अम्ल में कौन सा क्रियात्मक समूह है? तो अम्ल में तो अम्ल वाला क्रियात्मक समूह होगा, तो कौन सा होगा? COOH। देखिए छठा क्वेश्चन, एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से क्या प्राप्त होता है? देखिए एल्कोहल, यदि हम एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करें, विहाइड्रोजनीकरण का अर्थ है हाइड्रोजन का निकालना, सही है। तो यदि हम एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करेंगे तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड बनता है। और यदि हम एल्डिहाइड का भी विहाइड्रोजनीकरण करें तो अम्ल बनता है। तो इन्होंने ये कल पूछा है एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? पहला अम्ल, दूसरा एस्टर, तीसरा एल्डिहाइड। तो क्या बनता है? एल्डिहाइड। ठीक। 7वां क्वेश्चन, तरल पदार्थ का क्वथनांक बढ़ता है वायुमंडलीय दाब के घटने पर, वायुमंडल दाब के बढ़ने पर, तरल के द्रव्यमान बढ़ने पर, इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वथनांक तरल के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान कितना भी हो क्वथनांक नियत होगा। क्वथनांक निर्भर करेगा यहाँ पर वायुमंडलीय दाब पर,
किस प्रकार से दाब पर निर्भर करेगा। देखिए यहाँ पर हमने तरल लिया, कोई द्रव लिया, जब हम गर्म करेंगे तो ये द्रव गर्म होगा, इसकी भी वाष्प बनेगी, ये वाष्प ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ऊपर से वायु का दाब पड़ेगा, और जब ये वायु दाब पड़ेगा तो ये वायु दाब इन कणों, जो वाष्प के कण हैं, उनको नीचे की ओर दबा देगा। फिर हमने और इसका टेम्परेचर बढ़ाया। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इन अणुओं का जो वाष्प के कण हैं, इनका भी, इनकी ऊर्जा बढ़ेगी, ये और निकलना चाहेंगे। एक स्थिति ऐसी आएगी कि हम इतना गर्म कर दें कि इन अणुओं का जो वाष्प दाब हो, इन तरल के अणुओं का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो उस ताप को हम कहते हैं इस द्रव का क्वथनांक। तो क्वथनांक क्या है? यानी कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यदि हम एक काम करें, यदि किसी प्रकार ऊपर से पड़ने वाले दाब को बढ़ा दें, हम दाब को बढ़ा दें, तो इस दाब तक पहुंचने के लिए इस तरल के जो वाष्प दाब बनेगा, इस वाष्प का दाब इस वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए और अधिक गर्म करना पड़ेगा। जब और अधिक गर्म करना पड़ेगा तो इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। यदि हम ऊपर से वाष्प दाब को कम कर दें, वाष्प दाब यदि कम कर दिया जाए ऊपर से, तो इन अणुओं को इस दाब तक पहुंचने के लिए, यानी इन अणुओं का जो वाष्प दाब होगा, उस वाष्प दाब को इस वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाने के लिए हमें कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो हम कहेंगे इसका क्वथनांक घट गया। यही क्रिया होती है प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर पूरा ऊपर से बंद है, बीच में यहाँ पर सीटी लगी हुई है। यदि हम भगोने में पानी या किसी भगोने में जब पानी भर के उसको गर्म करें, तो आपको मालूम है शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर यदि हम इसमें गर्म करें, 100 डिग्री सेल्सियस पर यदि हम जल की बात करें, तो जल भाप में बदलता है। अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस पर इस जल के अणुओं का जो वाष्प दाब होगा, इस वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। जब हम प्रेशर कुकर में यदि ये प्रॉब्लम होती है, यदि हम भगोने में पानी गर्म करें और कहीं पहाड़ों पर, पहाड़ी स्थान पर यदि कोई वस्तु उबालनी हो, चूँकि जब हम ऊंचाई की ओर जाते हैं तो वायुमंडल का प्रेशर घटता है, और जब वायुमंडलीय दाब घटेगा तो इसका क्वथनांक भी घट जाएगा। जो क्वथनांक घट जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर तो उबल रहा है पानी 100 पर, पहाड़ों पर 70 डिग्री सेल्सियस पे ही उबलने लगा पानी तो भाप में बदलने लगा, लेकिन वस्तु नहीं उबल पा रही है, वस्तु गल नहीं पा रही है। इस समस्या को दूर करने के लिए ही प्रेशर कुकर बना था। प्रेशर कुकर में द्रव भरा हमने, इसके ऊपर तो वायु है ही है शुरुआत में। जब हम इसको गर्म करेंगे तो इसके अंदर भरा हुआ तरल यानी जो द्रव है वो गर्म होगा, उसकी थोड़ी बहुत वाष्प बनेगी, और वह वाष्प इसी के अंदर इकट्ठी होती रहेगी। ये गैस के जो द्रव की जो वाष्प दाब है, ये इस वायु के साथ मिलकर ये भी नीचे की ओर दाब दिलाएगी, तो अंदर की ओर इस द्रव पर पड़ने वाला वाष्प दाब बढ़ता जाएगा, और जब वाष्प दाब बढ़ता जाएगा तो इस द्रव का क्वथनांक बढ़ता जाएगा, और जब द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा तो हो सकता है कि वैसे नॉर्मली पानी 100 पर उबलता हो, यहाँ पर 120 पर उबलेगा। जब ज़्यादा टेम्परेचर पर कोई वस्तु उबलेगी तो जल्दी गल जाएगी, सही है। तो हम यदि कहें प्रेशर कुकर के अंदर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि वाष्प दाब भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका ये क्वेश्चन था, आप क्वेश्चन को सुनते हैं कि तरल पदार्थ का क्वथनांक बढ़ता है। तरल पदार्थ का क्वथनांक कब बढ़ता है?
पहला ऑप्शन वायु दाब घटने पर, गलत। वायु दाब घटने पर तो क्वथनांक घट जाएगा। दूसरा वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर, सही बात है, वायुमंडल दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट 7 के बाद 8वां, एक गैस एसटीपी पर है। एसटीपी का अर्थ होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273 केल्विन। स्टैंडर्ड वॉल्यूम होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 746 mm। ये क्या करें आगे, एक गैस एसटीपी पर है, उसका दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाता है। दाब 2 गुना, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले दाब हम पी मान लेते हैं। दाब को 2 गुना कर दिया तो दाब कितना हो गया, 2p। दाब हो गया 2p तथा ताप बढ़कर 546 केल्विन हो जाता है। टेम्परेचर पहले था 273, बाद में हो गया 546 केल्विन हो जाता है। तो आयतन में परिवर्तन कितना होगा, क्या करते हैं, फॉर्मूला आपने पढ़ा है, P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 बटे T2। P1 P है V1, T1 273, P2 2P V2 और T2 है 546। 2 P से P कट गया, 2 से 273 और 273 से 273 कट गया, तो V1 बराबर V2, अर्थात आयतन प्रारंभिक आयतन के ही समान रहेगा। 8 के बाद 9वां क्वेश्चन, कोलाइडी विलयन में कण का आकार होता है। देखिए, विलयन के कणों के आकार के आधार पर विलयन को 3 वर्गों में बांटा गया है। विलयन को 3 वर्गों में बांटा गया है उस विलयन में घुले हुए विलेय के कणों के आधार पर। पहला होता है वास्तविक विलयन, दूसरा होता है कोलाइडी विलयन और तीसरा होता है निलंबन। वास्तविक विलयन में कणों का आकार 10⁻⁻7 मीटर से छोटा होता है। निलंबन के कणों का आकार 10⁻10 मीटर से बड़ा होता है। और ये कण, निलंबन के कण हमें विलयन में केवल आँखों से ही दिखाई दे जाते हैं और वास्तविक विलयन के कण हमें आँख से क्या, किसी भी सूक्ष्मदर्शी से भी दिखाई नहीं दे सकते। कोलाइडी विलयन इन दोनों विलयनों के बीच की अवस्था है। इसके कणों का आकार 10⁻7 मीटर से 10⁻10 मीटर तक होता है। तो यहाँ पर इनका क्वेश्चन है कोलाइडी विलयन में कण का आकार होता है, तो 10⁻10 एवं 10⁻7 मीटर के बीच में। अगला इन्होंने कहा है हमसे 10वां क्वेश्चन कि 12 ग्राम संतृप्त पोटेशियम क्लोराइड विलयन जो कि 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर है का वाष्पीकरण उसके शुष्क होने तक गर्म करने पर 3 ग्राम ठोस प्राप्त होता है। पोटेशियम क्लोराइड की मात्रा, विलेयता क्या है? देखिए, विलेयता क्या होती है? विलेयता, इसमें से हमारे पास 12 ग्राम संतृप्त पदार्थ था, उसमें से वाष्पीकरण के पश्चात केवल 3 ग्राम ठोस पदार्थ मिला है। 3 ग्राम ठोस, तो यहाँ पर विलेयता होती है अवशेष की मात्रा बटे वाष्पित मात्रा, वाष्पित पदार्थ की मात्रा गुणा 100। अवशेष की मात्रा है यहाँ पर 3 ग्राम गुणा 9, और हमने लिया था संतृप्त विलयन 12 ग्राम, उसमें से 3 ग्राम ठोस बचा है, तो वाष्पित कितना हो गया? 12 ग्राम लिया, 3 ग्राम बचा, 9 ग्राम वाष्पित हो गया। 3 × 9 और 100 में 3 का
भाग करेंगे 33.3। तो इस पदार्थ की पोटेशियम क्लोराइड की विलेयता है 33.3। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ नहीं है? हाइग्रोस्कोपिक का अर्थ है कि ऐसा पदार्थ जो कि नमी को अवशोषित नहीं करता है। देखिए इनमें से जो आपके पास CuO, कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल और D लेड ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड चूना और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सल्फ्यूरिक अम्ल भी निर्जलीकारक है। निर्जलीकारक अर्थात ये जब इस सल्फ्यूरिक अम्ल में से कोई पदार्थ गुजारा जाएगा तो वह उसकी नमी को अवशोषित कर लेता है। इसी प्रकार चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड भी हमें मालूम है कि कैल्शियम ऑक्साइड चूने की क्रिया जब किसी जल से की जाएगी तो चूना, यदि कहीं नमी हो आप वहाँ पर चूना डाल दें तो चूना वहाँ की नमी को अवशोषित कर लेता है। सही है। वैसे भी ये बिना भुजा चूना है, जल से क्रिया करके CaOH का होल्टाइस बनाता है, यानी ये कैल्शियम ऑक्साइड नमी को अवशोषित कर लेता है। यहाँ ये पूछ रहे हैं कौन सा हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ नहीं है, यानी कौन सा नमी को अवशोषित नहीं करता है, तो केवल एक लेड ऑक्साइड पदार्थ है जो कि नमी को अवशोषित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, एल्युमिनियम कार्बाइड पानी से अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्सर्जित करता है? एल्युमिनियम कार्बाइड का फॉर्मूला है Al4C3। एल्युमिनियम कार्बाइड की क्रिया जब जल से की जाती है, तो 12H2O तो बनता है 4AlOH का होल थ्राइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस 3CH4। एल्युमिनियम कार्बाइड की जल से क्रिया करने पर मेथेन गैस प्राप्त होती है। तो ये पूछ रहे हैं एल्युमिनियम कार्बाइड पानी से अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्सर्जित करता है, तो आंसर होगा मार्स गैस, मेथेन गैस। 13वां क्वेश्चन है कि हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम क्या है? देखिए हैलोजन होते क्या हैं? हैलोजन परिवार कहते हैं हम 7th A ग्रुप के तत्वों को। अब हैलोजन जो हमने कहा कि हैलोजन 7th A, और 7th A में हैलोजनों में तत्व आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मुख्य रूप से ये आपके इसमें 4 दिए हुए हैं, हमने इन 4 हैलोजनों को लिया है। और वर्ग जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं क्रियाशीलता घटती है। इसका अर्थ क्या है कि सबसे अधिक क्रियाशीलता किसकी होगी? फ्लोरीन की, फ्लोरीन से कम क्लोरीन की, क्लोरीन से कम ब्रोमीन की और ब्रोमीन से कम आयोडीन की। तो फ्लोरीन की क्रियाशीलता सबसे अधिक, फ्लोरीन की क्रियाशीलता क्लोरीन से अधिक, क्लोरीन की ब्रोमीन से अधिक और ब्रोमीन की आयोडीन से अधिक होगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा पहला। 14 क्वेश्चन, धातु का परमाणु जब आयन में परिवर्तित होता है, देखिए धातु किसे कहते हैं? धातु वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। तो इनका ये धातु का परमाणु जब आयन में परिवर्तित होता है, देखिए धातु हम जैसे हम कहें सोडियम धातु, सोडियम धातु आयन में कब परिवर्तित होगी? जबकि इलेक्ट्रॉन त्यागे, क्योंकि धातुओं की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है। और सोडियम यानी कि धातु जब आयन में परिवर्तित होती है तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, और इलेक्ट्रॉन के त्याग को ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण का अर्थ क्या है? इलेक्ट्रॉन का त्याग। तब इसका आंसर कि धातु का परमाणु जब आयन में परिवर्तित होता है तो यह इलेक्ट्रॉन दान करता है और इसका ऑक्सीकरण होता है। इलेक्ट्रॉन के त्यागने को ही हम ऑक्सीकरण कहते हैं। 20वां क्वेश्चन है, रासायनिक क्रिया में निम्न की सहभागिता होती है, यानी रासायनिक क्रिया में कौन भाग लेता है? तो देखिए रासायनिक क्रिया में इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है जिसके कारण नए बंध बनते हैं और रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में किसकी सहभागिता होती है? इलेक्ट्रॉन की। इसके बाद 16वां क्वेश्चन,
सबसे शक्तिशाली बंध कौन सा है? देखिए सबसे शक्तिशाली, पहली बात है कि एस एस और के बीच में बनने वाले बंध शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि एस एस बंध इस तरह बनते हैं, एस एस बंध इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितने समीप होंगे उनकी बीच में बनने वाले जो बॉन्ड होंगे वो उतने ही अधिक प्रबल होते हैं। तो हमने कहा इनमें 1s और 1s, ये s उपकोष में पहले कोष के s उपकोष में, ये भी पहले कोष के s उपकोष में, दोनों ही पहले कोष में, यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक के बहुत समीप हैं और s उपकोष में हैं, तो इसलिए इनके बीच बनने वाले बंध सबसे शक्तिशाली होते हैं। नेक्स्ट, विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? देखिए विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला है, विरंजक चूर्ण है CaOCl2, विरंजक चूर्ण। इस पर जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराएं, विरंजक चूर्ण पर सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया होगी तो बनेगा CaSO4 प्लस H2O प्लस Cl2, ये क्लोरीन गैस निकलती है। तो विरंजक चूर्ण की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्लोरीन गैस Cl2 गैस निकलती है। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन कि न्यूट्रिनो में होते हैं। देखिए न्यूट्रिनो एक ऐसा आवेशित कण है जिसका ना तो आवेश होता है और ना ही कोई द्रव्यमान होता है, तो न्यूट्रिनो में आवेश भी जीरो और द्रव्यमान भी जीरो होगा। इसके बाद 19 क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि 1 विलयन में H प्लस आयनों की मात्रा, H प्लस आयन हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयनों की मात्रा है 2 × 10⁻⁸ मोल प्रति लीटर। तो इस विलयन का pH मान कितना है? अब इसमें वैल्यू दे रखी है कि log 2⁻10 की वैल्यू 0.3010। किसी देखिए हाइड्रोजन आयनों की मात्रा दी हुई है, किसी विलयन का pH मान उसके हाइड्रोजन आयन सांद्रणों की ऋणात्मक लघु गुणक के बराबर होता है। तो ये pH मान, किसी विलयन का pH मान उसके हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक के बराबर होता है। तो माइनस लॉग H प्लस का मान है 2 × 10⁻⁸। आपको मालूम हुआ यदि मैं इस पूरे इस तरह ले लूँ तो log A × B, log A प्लस log B, तो log 2 और प्लस log 10⁻⁸, और आगे माइनस है तो ये भी माइनस का हो गया और ये भी माइनस का हो गया। तो माइनस log 2 की वैल्यू यदि आप देखें, पहले तो एक काम करते हैं, माइनस log 2, और जब log में घात होती है घात आगे आएगी तो -8 का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 8, तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस 8 log 10, 8 log 10 यहाँ पर। तो pH बराबर माइनस log 2 की वैल्यू 0.3010, log 10 की वैल्यू 1, 8 का आपने मल्टीप्लाई किया, 8 × 1, तो ये तो माइनस है, सॉरी ये तो माइनस का है 0.3010, माइनस log 2 है तो माइनस log 2 की वैल्यू ये रही, और प्लस 8 में से इसको माइनस कर दो तो 0, 10 में से गए 9, 9, 6 और यहाँ कितना बचेगा 7, नहीं एक हासिल लिया है, सही है 7.699, तो इसका आंसर हुआ 7.699। अगला ये क्वेश्चन कह रहे हैं 20वां, क्षारीय विलयन में फिनोप्थिलीन सूचक का रंग कैसा होता है? देखिए हमने पिछले भी वीडियो में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, हमने कहा था कि सूचक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि अम्लीय विलयन में कौन सा रंग होगा, क्षारीय विलयन में कौन सा रंग होगा, ये आप याद कर लें। तो जैसे फिनोप्थिलीन अम्लीय विलयन में रंगहीन और क्षारीय विलयन में गुलाबी, अब इसमें गुलाबी नहीं है तो इसमें हम लिख देंगे लाल रंग होता है, ठीक। 46
46 मतलब 21वां क्वेश्चन है कि आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है। तो देखिए जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि Na2CO3, HCl, NaCl और CaCl2, इसमें से Na2CO3 का प्रयोग आग बुझाने वाले यंत्रों में किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये Na2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग को जलने में सहायता प्रदान नहीं करती, उसको रोकती है। नेक्स्ट, कॉपर के प्रगलन में प्रयुक्त बेसेमर परिवर्तक का स्तर किसका लगा होता है। देखिए बेसेमर परिवर्तक में जो स्तर होता है वो चूने का लगा होता है। किसी भी क्षारीय, देखिए किसी भी क्षारीय धातु का स्तर लगा होता है, क्षारीय धातु का स्तर। क्यों? क्योंकि जैसे हमने कहा इसमें चूने का स्तर लगा होता है कैल्शियम ऑक्साइड का। ऐसा इसीलिए क्योंकि कॉपर के प्रगलन में जब हम प्रगलन करते हैं तो उसमें जो अशुद्धियाँ मिलती हैं वो होती हैं अम्लीय अशुद्धियाँ। अम्लीय अशुद्धियाँ जैसे SiO2, सिलिका। और चूँकि अम्लीय शुद्धियाँ, इन अम्लीय शुद्धियों को दूर करने के लिए हम बेसेमर परिवर्तक में क्षारीय धातु का स्तर लगा देते हैं, जैसे SiO2 का। क्योंकि यदि हम चूने का स्तर लगाएंगे CaO, इसमें चूने का स्तर लगा दिया, चूने का स्तर लगाया तो ये चूने का स्तर, किसी भी क्षारीय धातु का स्तर उस अम्लीय अशुद्धि से क्रिया करके CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट बना देगा, जो कि धातुमल होता है। और ये धातुमल हल्का होने के कारण धातु की ऊपरी सतह पर तैरने लगता है। तो ये इसीलिए हम क्षारीय धातु का स्तर लगाते हैं, जिसके कारण वो अम्लीय अशुद्धियों से क्रिया कर ले। नेक्स्ट कह रहे हैं तांबे का अयस्क है। देखिए इसमें इन तीनों में तांबे का अयस्क है मैलेकाइट, क्योंकि ये बाकी तीनों जैसे बॉक्साइट, एल्युमिनियम का अयस्क होता है। मैलेकाइट का फॉर्मूला होता है CuOH का होल ट्वाइस। इसमें कॉपर है, ये कॉपर का अयस्क है, सॉरी CaCO3 और CuOH का होल ट्वाइस, मैलेकाइट का सूत्र। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयतन के अनुसार अनुपात कितना होता है। आयतन के अनुसार यदि आप जल की बात करें तो 2H2 + O2 = होता है 2H2O। यानी कि हाइड्रोजन का ये जो आगे अंक लिखा है ये आयतन को प्रदर्शित करता है। तो हाइड्रोजन के 2 आयतन ऑक्सीजन के 1 आयतन से क्रिया करके, हाइड्रोजन का 2 आयतन ऑक्सीजन के 1 आयतन से क्रिया करके जल बनाता है। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतन में अनुपात कितना होता है? 2:1। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी गैस ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों हैं। देखिए CO2 गैस भी नहीं है, H2S गैस भी नहीं है, केवल सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ही एक ऐसी गैस है जो कि ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों का ही कार्य करती है। तो यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीकरण भी करती है और अपचयन भी करती है। तो इस तरह से ये 2017 के केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन पूरे हुए हैं।